students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आपको सारे वीडियो भेजे जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका। कोई भी दिक्कत आपको आई हो, आप मुझसे कॉल करो, पूछो, पर आपका कोई इतना ना हो कि कोई ये ना कह दे कि सर समझ में नहीं आई, क्योंकि हम आपको जो क्लास दे रहे हैं वो ऐसे दे रहे हैं जैसे आपकी स्कूल में या आपको ट्यूशन क्लास पढ़ाई जा रही है। मतलब अलग से बहुत ही सेपरेट तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है। अब आपको करना क्या है? आपको हर विषय को अपने को तैयार करना है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, परिचय, जब अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के परिचय की बात आई तो वो कंप्लीटली हमने अध्ययन कर लिया, जिसमें अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। वो क्यों पढ़ी? क्योंकि देखो, पूरी बुक में वही चीजें पढ़नी है, उसी को बेस मानते, वो नींव है, वो पूरी इकोनॉमिक्स की नींव है, उसके आधार पर हम लोग आगे चले। अब हमारा जो इसमें अपन ने बात करते थे कि सर इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु क्या है, तो इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है वो सबसे पहले है कंज्यूमर, उपभोक्ता। तो हम लोग पहले उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ेंगे, फिर उपभोक्ता के वजह से क्या होती है, मांग आएगी, फिर पूर्ति होगी, फिर उत्पादन आएगा, फिर बाजार आएगा। बस यही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इतने ही चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपको केवल और केवल यही चीजें बताई जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले उपभोक्ता है साहब, कंज्यूमर है। क्योंकि अगर उपभोक्ता नहीं होगा तो उत्पादन क्यों होगा? अगर किसी चीज का कोई उपभोग न करे तो उसका उत्पादन नहीं हो सकता। यही बात है। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग अभी आपसे शेयर करता हूं स्क्रीन, और आपको अपन बुक पे चलते हैं। देखो, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। तो जब उपभोक्ता के व्यवहार की बात आती है तो किन किन चीजों की बात आती है मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे पहले जब उपभोक्ता की बात आती है तो उपभोक्ता वो होता है जो बाजार में किसी भी वस्तु को मूल्य देकर खरीदे और उसका उपभोग करे, वो उपभोक्ता है। ध्यान रखना, ये बात गौर करना कि अगर आपने किसी वस्तु को मूल्य देकर नहीं खरीदा तो आप उपभोक्ता नहीं हो। तो उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार में मूल्य देकर किसी वस्तु को क्रय करता है। अब ये बात कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करते हैं कि उपभोक्ता का अर्थ अपन ने देख लिया कि किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से। अब ये उपयोगिता क्या होती है? उपभोक्ता तो अपन ने देख लिया, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता है कि किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उस वस्तु को खरीदते क्यों हैं? खरीदने का पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वो वस्तु ऐसी वस्तु है जिसमें किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है तो वो उपयोगिता कहलाएगी। अब अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या मतलब है? अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त होती है जो एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के समूह से प्राप्त। उपयोगिता का अर्थ वस्तु या सेवा के द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से। और अर्थशास्त्र में उपयोगिता क्या है? उपयोगिता को गणितीय स्कोर के रूप में, यानी आप इसको माप सकते हो, इतनी उपयोगिता है। जैसे तो अपने यहाँ अपने मारवाड़ी में बोल देते हैं कि किसी भी चीज की उपयोगिता को तुरंत पैसों में मापा जा सकता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कोई बोले कि साहब बीमार हो गए तो क्या हुआ, तो साहब 1000 रुपए लगे तब ठीक हुए। तो यानी हर चीज को अपन ने किस में मापा, पैसों में मापा। कोई वस्तु खराब हो गई तो अपन क्या बोलते हैं, ये तो साहब लाख रुपए की थी, 1000 रुपए की थी, तो वो उपयोगिता की बातें आती है। तो अपन उसको किस में व्यक्त कर रहे हैं, गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जो एक उपभोक्ता को किससे प्राप्त होती है, वस्तुओं और सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है, वस्तुओं और सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। तो ये उपयोगिता की बात हो गई। अब उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या है, तो सबसे पहली मान्यता है उपयोगिता विश्लेषण की कि उपभोक्ता जो है वो विवेकशील होता है। विवेकशील यानी सोच विचार कर काम करने वाला। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोच विचार कर काम नहीं करता, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो किसी चीज के लिए सोचेगा थोड़ी कि आलू क्या भाव है, आप 4 दुकानों पे थोड़ी जाएगा, ये 4 दुकानों पे पूछेगा, उसके बाद में कौन सी चीज लेनी है वो लेगा। उपभोक्ता वही है जो विवेकशील है, जो कई जगह से मूल्य को ट्राई करे, उसके बाद में उस वस्तु को खरीदे। तो अपन यहां मानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, वो अनेक जगह से मिलता है और उन्हीं के आधार पर अपना विवेक प्रदान करता है और उस विवेक के आधार पर ही किसी वस्तु को क्रय करता है। दूसरा, उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। उपभोक्ता ये चाहता है कि मैं अपनी उपयोगिता को अधिकतम करूं। पहली बात, उपभोक्ता विवेकशील होता है। दूसरा, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को क्या करना चाहता है, अधिकतम करता है। तीसरा, उपभोक्ता को अपनी पसंद और चयन की पूर्ण जानकारी होती है। उपभोक्ता को अपनी पसंद और चयन की पूर्ण जानकारी होती है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। और थर्ड पॉइंट है, उपभोक्ता को अपनी पसंद और चयन की पूर्ण जानकारी होती है। उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है उपयोगिता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, कोई बात नहीं, अपन तुरंत किस में माप देते हैं कि मुद्रा में, ये वस्तु की कीमत तो लाख रुपए है, या जैसे अपन मारवाड़ी के अंदर या राजस्थानी भाषा में बोल देते हैं इसकी तो इस बात की तो वैल्यू लाख रुपए की है, करोड़ों की बात बोल दी, या वो आदमी तो बहुत कीमती है। तो ये सब क्या है, कहने का मतलब है कि जो भी उपयोगिता होती है उसको मुद्रा में मापा जा सकता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। अब देखिए, आप इस पॉइंट को आपको गौर से समझना होगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम लोग स्थिर कैसे मानते हैं। बच्चों, सीमांत वर्ड जो है वो है सीमांत। उस वर्ड पे अगर आप गौर करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा हिसाब समझाऊंगा। जहां भी, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में आई थी सीमांत, उसकी जो अपनी अवसर लागत आई थी, उसी के साथ आई थी सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत वर्ड जहां लग जाता है उसका मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई की प्राप्त करने के लिए आपने कितना त्याग किया, वो सीमांत है। यहाँ सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है, आपको एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करनी और आपने कितना त्याग किया, वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता और संतुष्टि। एक वस्तु को उपयोग करने से पूर्व, देखिए दो चीजें हैं, उपयोगिता और संतुष्टि। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्ड एक जैसे ही प्राप्त लगते हैं, ये दोनों वर्ड एक जैसे ही लगते हैं, उपयोगिता और संतुष्टि, लेकिन इनमें बहुत फर्क है। कैसे? उपयोगिता, हमें किसी चीज की उपयोगिता है, वो हमारे लिए काम की है, तो हम उसे खरीदेंगे। और जब हम उस वस्तु को खरीदकर उसका उपयोग कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि उपयोगिता है वो उपभोग करने से पूर्व किसी वस्तु की हो सकती है,
उसको आशातीत यानी एक्सपेक्टेड कहा जाता है। मतलब अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि इस वस्तु से हमें इतनी उपयोगिता मिलेगी। दूसरा है संतुष्टि। संतुष्टि वस्तु के उपभोग करने पर ही प्राप्त होती है। अगर आपने वस्तु का उपभोग किया है तो ही संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब आपने उपयोग किया। हो सकता है आपके लिए एक राइटिंग पेन उपयोगी हो। अगर आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए पेन उपयोगी हो सकता है और उपयोगी है तो आपने खरीद लिया, लेकिन वो तो हो गई उसकी उपयोगिता। लेकिन अगर आपने उस पेन को खरीदा और उससे कुछ लिखा, नोटबुक में काम किया, तो आपको बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि मिली, वो उसकी संतुष्टि है। तो पेन खरीदने से पहले जब आपके लिए उसकी उपयोगिता थी तब आपने उसको क्रय किया, और जब आपने उसको काम में लिया तो जो आपको मिला वो संतुष्टि है। एक अनपढ़ आदमी होता तो उसके लिए उसकी उपयोगिता ही नहीं थी, तो उसको कहां से संतुष्टि मिलती। अब आता है कि सर उपयोगिता को किस में मापते हैं? तो उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। जैसे अपन, एक बात मैं बता दूं, जैसे अपन दूध को लीटर में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, उसी तरह से उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। जबकि संतुष्टि क्या है? वो अमापनीय है, उसको मापा नहीं जा सकता। अब आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है साहब? एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। उपभोक्ता कौन है? एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को किसके लिए खरीदता है? अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अपनी आय के विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह से खर्च करें ताकि क्या हो? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। वही बात है जो मैंने आपको क्लियर की। उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को किसके लिए खरीदता है? अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह से खर्च करे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। कोई भी व्यक्ति है वो यही चाहता है कि अपनी जो आय है उसको ऐसी तरह से खर्च किया जाए ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब हम उपयोगिता का मापन कैसे करते हैं? उपयोगिता किसी भी वस्तु या सेवा के अंदर नहीं होती। उपयोगिता किसी भी वस्तु या सेवा के अंदर नहीं होती, अर्थात उसके आंतरिक गुणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि क्या है? उपभोक्ता के मानसिक विचारों पर निर्भर करती है, अर्थात मनोवैज्ञानिक धारणा या व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित होती है। अब बच्चों एक बात बताओ, आप लोग ये बोल रहे हो सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए। देखिए, मैंने एक बंदा, अगर सपोज करो एक बंदा अल्कोहल का यूज करता है या जो गुटखा पान मसाले का यूज करता है, उसके लिए उसकी उपयोगिता अति बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का सेवन नहीं करता, उसके लिए उसकी क्या है? नगण्य। अगर आप उसको फ्री में भी दोगे तो वो नहीं लेगा। हमारे यहाँ सर्दियां भी पड़ती है, गर्मियां भी पड़ती है, तो हम लोग गर्म कपड़े भी पहनते हैं और जो सूती वस्त्र है या गर्मियों के हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं। तो हमारे लिए दोनों तरह के कपड़ों की उपयोगिता है। लेकिन अगर आप साउथ के अंदर जाओ और वहां उन लोगों को बोलो कि भैया गर्म कपड़े ले लो, तो वो फ्री में भी नहीं लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए इनकी उपयोगिता बहुत नगण्य है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब चीजें मानसिक विचारों पर निर्भर करती है, मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित है। अब परंपरावादी अर्थशास्त्री, जो पहले से चलते आ रहे हैं पुराने समय से, उनको और उनके अलावा इनके जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पर इनको मापने के दृष्टिकोण दो बनाए। परंपरागत जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसका एक दृष्टिकोण बनाया, गणनावाचक दृष्टिकोण, जबकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे उनका क्रमवाचक दृष्टिकोण।
यानी उन्होंने ये बोला, जो पुराने वाले अर्थशास्त्री थे, कि उपयोगिता को आप माप सकते हो, जबकि जो नए अर्थशास्त्री थे ना, वो ये कह रहे कि नहीं साहब, माप नहीं सकते, आप केवल क्रम प्रदान कर सकते हो कि एक नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण को उन्होंने महत्व दिया। अब गणनावाचक दृष्टिकोण क्या है, क्या होती है, ये बात मैं आपको थोड़ा सा और लेके गणनावाचक दृष्टिकोण की बात करता हूं, तो अर्थशास्त्र में जो प्रारंभिक विकास है, उसमें गणितीय संप्रदाय की प्रोफेसर जेवंस, मैंगरर, वॉलश ने उपयोगिता को मापने का प्रयास किया। इन्होंने बोला साहब उपयोगिता मापी जाएगी, क्योंकि ये पुराने परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उपयोगिता को मापने का प्रयास किया, किंतु इनके विचारों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे गया? नव प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रोफेसर मार्शल को और पिगू को गया। अब इनके अनुसार उपयोगिता क्या है? मापनीय है। ये कहते हैं कि उपयोगिता मापनीय है, इनकी गणना की जा सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उपयोगिता का माप उसी तरह से संभव है जैसे दूध को अपन लीटर में माप सकते हैं, ऊंचाई को मीटर में माप सकते हैं, दूरी को किलोमीटर में, और तापक्रम को डिग्री में। और उसी प्रकार उपयोगिता को किसमें माप सकते हैं अपन? यूटिल्स में मापा जा सकता है। अब यहां पर एक बात और आती है कि उपयोगिता को माप तो सकते हो सर, लेकिन इनको किस तरह से माप सकते हो? तो पहले अपन आगे की बात करने से पहले दो चीजों को बहुत जानना बहुत आवश्यक है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो बच्चों, कुल उपयोगिता की बात करता हूं। कुल उपयोगिता में क्या है? किसी दिए गए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से, यानी आपने एक वस्तु की विभिन्न, माना सपोज करो मैं केले की इकाई की बात कर रहा हूं, तो आपने केले की 10 इकाइयों का उपभोग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उन 10 इकाइयों के हर इकाई को आपने उपभोग किया, तो उससे कुछ न कुछ संतुष्टि मिली है, उपयोगिता आई है। और उन इकाइयों से जो उपयोगिता मिलती जा रही है उनको आप जोड़ते जाइए, और आपको फिर पता चल जाएगा कि केले की 10 इकाई से आपकी उपयोगिता क्या आई। तो एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। अब उसके बाद में इसके फार्मूले क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, TUN, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता किसकी? एन की। वो क्या है? U1 प्लस U2 प्लस UN, यानी आप कितनी इकाई उपयोग कर रहे हैं। U1 क्या है? वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। U2 क्या है? वस्तु की द्वितीय इकाई से प्राप्त उपयोगिता। और UN क्या है? वस्तु की n इकाई से प्राप्त उपयोगिता। अब यहां पर क्या होगा कि वस्तु की इकाइयों के लगातार उपयोग से कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है और फिर घटती हुई दर से बढ़ती है। यानी पहले तो क्या होगा? बढ़ी, शुरुआत में क्या होगा? लगातार उपयोग से कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, फिर क्या होता है? फिर घटनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि घटनी क्यों है? क्योंकि यह एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है, और जिस बिंदु पर उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकतम संतोष। मतलब पहले क्या होगा कि जैसे आपने एक वस्तु का उपयोग किया, फिर दूसरी का करोगे, तो क्या होगा कि देखिए, ये तो श्योर है कि एक वस्तु के बाद में दूसरी वस्तु का उपयोग करोगे तो उपयोगिता कम होगी, लेकिन आपकी कुल उपयोगिता तो उन सब का जोड़ है, तो वो घटता जाएगा। तो ये पहले तो बढ़ेगा, फिर एक इकाई पर पहुंचने के बाद घटना शुरू हो जाएगा, जिसे अधिकतम उपयोग कहते हैं। और जिस बिंदु पर अधिकतम होगी वो अधिकतम संतोष का बिंदु कहलाएगा। और यदि उपभोक्ता अधिकतम संतोष के बाद भी, हाँ यह भी है कि अधिकतम संतोष के बिंदु पे पहुंच गया, लेकिन उसके बाद भी उसे कहा जाए नहीं आप उपभोग के लिए बाध्य हो, तो क्या होगा? कुल उपयोगिता घटने लग जाएगी। अब कुल उपयोगिता के लिए मैंने आपको जैसे बात की, TUN का मतलब टोटल यूटिलिटी, किसकी? एन की। वो क्या है? MU1, MU2, MU3, मार्जिनल यूटिलिटी। अब और तीसरी एक फार्मूला है सिग्मा MU। अब ये सब कब समझ में आएगा? जब अपन सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे। इससे ज्यादा बड़ा वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे,
तो मैं बात करता हूं आगे आपसे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सभी अपना अपना होमवर्क सही समय पर करें और सही तरीके से करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक्स बच्चों। ओके बाय।